चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सबको मेरा नमस्कार और हैप्पी रिपब्लिक डे। देखिए हम लोग क्या आप लोग को एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखेंगे, नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेशेंस होकर केवल मेहनत करना है। अभी एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवाइज करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में लिख सके। एडिशनल चीज़ देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एडिशनल चीज़ देखेंगे तो फंस जाएंगे। आप जितना पढ़े हुए हैं उसी को समाहित करें, उसी को रिवाइज करें जिससे कि उतना कॉपी में आपको लिखा जा सके। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग याद कर लिए जाएंगे वहाँ पर तो क्या करेंगे, आधे अधूरा बात आपको याद आएगा, कभी नहीं याद आएगा, तो बहुत सारी चीज़ आपको छूट भी जाती है। क्योंकि एग्जाम में लिखना अलग बात है और आपको मेमोराइज करना, आपको टैलेंट अलग बात है। टैलेंट तभी आपका निखरता है जब आप कॉपी पर लिखते हैं रिटन फॉर्म में। तो रिटन फॉर्म में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम रटा रटाया चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टैलेंट काम करता नहीं है। तो याद रखिएगा, बढ़िया से जितना भी आप लिखे हुए हैं उतना को रिवाइज करें, उसको देखें समझें और उसी पर फोकस करें। ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको खुश रहने का उपाय कोई सोचे। बराबर खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए, प्लीज रहिए, चेहरा पर मुस्कान रखिए, टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि आपको पता है जितना ही कॉन्फिडेंट रहता है आदमी उतना ही आपको अच्छाई आपको ऊपर आती है। आप अंदर अगर डिप्रेस हो जाएंगे तो बुराई ऊपर आने लगेगी, यानी जानते हुए चीज़ भी आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपकी हावी हो जाएगी राक्षसी प्रवृत्ति। आप राक्षस के गुण को धारण कर लीजिएगा तो कॉपी पर आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह भूत जो सवार हो जाएगा वह गलत आपको जो जानते हुए चीज़ को भी वह दबा देगा। और जितना ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाएंगे, एकदम खुश मिजाज होकर हंसते हुए जाएंगे, तो नहीं आने वाला भी चीज़ वो अपने आप याद आ जाती है। खुश रहने पर जो आप भूले हुए चीज़ है वो भी याद हो जाती है। लेकिन इस तरह से आप क्या रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे तो आपको याद वाला जो आपको यादाश्त भी रहेगा, जो आप याद रखेंगे वो भी चीज़ भूल जाएंगे। तो यहाँ तक थोड़ा सा सावधानी रखना है। चलिए आज हम लोग क्या पढ़े, हाइगेन्स प्रिंसिपल। क्या देखेंगे बोलिए, हाइगेन्स प्रिंसिपल। पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लिखा जाए। राइट हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड explain reflection or refraction on the basis of wave theory। हाइगेन के सिद्धांत को लिखे तथा तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करे। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को जरूर आप रिवाइज कर लेंगे, 2 बार 3 बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार आपको कॉन्जिक्यूटिव रूप से 5 टाइम्स पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिव ईयर में,
5 बार इसको रिपीट किया गया है आपको लगातार। कभी रिफ्लेक्शन पूछता था, कभी रिफ्रैक्शन। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर आप देख लेंगे। पहले क्या लिखिएगा, हाइगेन्स प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे बोलिए, हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन का सिद्धांत, ठीक है। पहले फिगर समझ लीजिए। हाइगेन प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि आपका एस क्या ले, एस एक सोर्स लेते हैं, लाइट सोर्स। देखिए लाइट का आपको 2 ऑप्टिक्स है, एक रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बाइज्योमेट्री के द्वारा पढ़ते हैं, और दूसरा क्या आपको वेव ऑप्टिक्स। तो इसके पहले जो हम लोग स्टडी जितने भी आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जितने भी आपको लेंस पढ़े या मिरर पढ़े, तो उसमें जितने भी इमेज फॉर्मेशन जो इमेज बना रहे थे रे बनाकर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जानते थे कि लाइट प्रोपेगेट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रांसमिट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधा चलती है, सीधा लाइन में चलती है, तो सीधा लाइन मानकर उसको रे मानकर हम लोग इमेज फॉर्मेशन, तरह तरह की इमेज के बारे में डिस्कस किए थे। लेकिन यह वेव थ्योरी कहता है कि लाइट सीधा नहीं चलती है, कोई ज़रूरी नहीं है। लाइट एक वेव हलचल है, डिस्टरबेंस है। इन्होंने कहा क्या, हाइगेन ने, कि अगर कोई लाइट सोर्स पॉइंट है तो स्फीयर बनाती हुई, जैसे बल्ब से लाइट जब निकलती है तो स्फीयर बनाती हुई सभी डायरेक्शन में फैलती जाती है, गोला बनाती हुई फैलती जाती है। अगर कोई लीनियर है, मरकरी से लाइट सिलेंडर बनाती हुई पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में फैलती जाती है सिलेंडर के रूप में। बहुत दूर हो जाएगी तो प्लेनर हो जाएगी। इसीलिए कोई भी लाइट सोर्स अगर डिस्टेंट है, बहुत दूर है, तो वह आपको क्या होती है, प्लेनर बनाती हुई, समतल बनाती हुई। सूर्य से आने वाली जो वेव होती है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। वेव एगो फ्रंट भाग, तरंग आग्र, तरंगाग्र कहते हैं, तरंग का अगला भाग, वह प्लेनर होती है। कोई भी सोर्स दूर हो तो प्लेन हो जाता है, क्योंकि फैलते फैलते प्लेन हो जाएगी, समतल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे वेव फ्रंट को, वेव कैसे चलती है, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करेंगे, यह बात किसने बतलाया था, हाइगेन ने। क्या लिया उन्होंने कि कहा कि एक एस है, तो आपको पॉइंट सोर्स के लिए आपको पता है वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। कैसा ड्रॉ किया बोलो, स्फेरिकल। यह स्फेरिकल ऐसे पूरा स्फीयर बनाना चाहे तो, लेकिन एक डायरेक्शन में हम लोग बना दिए, केवल एक डायरेक्शन में हमको डिस्कस करना है केवल, क्योंकि लाइट हमेशा आगे की ओर चलती है। टॉर्च जलाते हैं तो लाइट आगे भागेगी, पीछे उजाला नहीं करेगी। एक डायरेक्शन में केवल आगे बनाइएगा, पीछे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, या इधर बनाएंगे तो इधर इस साइड में बनाएंगे, कि जिधर लाइट चलने का आपको क्या है, आपको डायरेक्शन को आपके ऊपर है। हमने एक क्या है, स्फीयर बना लिया। यह आपको कहता है यह प्रिंसिपल कि अगर आफ्टर टाइम टी अगर दूसरा वेव आपको खींचना है, सेकेंडरी वेव कहते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, माने उसका फ्रंट पार्ट खींचना है। तो सेकेंडरी वेव खींचना है तो उसके लिए क्या कीजिए, आफ्टर टाइम टी समय के बाद, तो आपको पता है प्रकाश किस रफ्तार से चलती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, उसको सी कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय। तो सी स्पीड ऑफ लाइट, दूरी चाल, और समय टी, तो सी टी ले लेंगे। सी मतलब प्रकाश की चाल और टी मतलब समय। दूरी कितना कवर कर, दूरी बात चाल गुना समय, चाल सी हो गया, समय टी, सी टी। तो सी टी रेडियस लेकर एक डिफरेंट स्फीयर ड्रॉ करेंगे। सी टी रेडियस लेकर यहाँ सेंटर मानकर स्फीयर ड्रॉ करेंगे। सी टी रेडियस लेकर स्फीयर ड्रॉ कीजिएगा।
वही उसी पर क्या करेंगे, एक टेंजेंशियल सरफेस खींचेंगे, टेंजेंशियल सरफेस। यह जो टेंजेंशियल सरफेस होगा वही सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। इसका नाम क्या रखेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या नाम रखेंगे बोलिए, प्राइमरी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, प्राथमिक तरंगाग्र, प्राथमिक तरंगाग्र। इसका क्या नाम रखेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी। सेकेंडरी वेव फ्रंट, फ्रंट पार्ट, इसको कहते हैं हिंदी में द्वितीयक तरंगाग्र। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र हम लोग खींचेंगे। अब इसको सोर्स मानकर हम लोग क्या, चलने का वेव के चलने के डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, चलने का वेव ऐसे चलती है लेकिन चलने के डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका नाम है रे। रे और वेव फ्रंट के बीच हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। याद रखिए, रे और वेव फ्रंट के बीच कितना एंगल बनता है, बोलो 90 डिग्री। ऐसे बना लीजिएगा, कुछ रे को ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन आपको बना लेंगे इस तरह से। इसका नाम अगर ए बी रख दीजिए तो इसका नाम क्या रखेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यही आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। वही बतलाया किसने आपको, हाइगेन ने। यह फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है और तब इसके वही आपको कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं आपको इसको लिख देना है, कंस्ट्रक्शन कैसे किए हैं इसके थ्योरी को लिख देना है कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसी का नाम है हाइगेन प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल we draw primary wave front, we draw primary wave front for the light source, हो गया। Its every point behaves as new source for secondary wave front, secondary wave front। हो गया। To draw secondary wave front after time t, to draw secondary wave front after time t, we take radius of CT where C is the speed of light, C
सी द स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? वी ड्रॉ different spheres of radius ct taking center at the primary wavefront tangential surface is drawn which represents secondary wavefront। यही क्या रहा बोलिए? It always propagates in forward direction। क्या हिंदी में लिखा जाए? क्या लिखें इसमें? हाइगन के सिद्धांत के आधार पर पहले प्राथमिक तरंगाग्र खींचा जाता है। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत के रूप में कार्य करता है। टी समय के बाद द्वितीयक तरंगाग्र की रचना के लिए सीटी त्रिज्या के भिन्न गोले की रचना
की जाती है, जहां सी प्रकाश की चाल है, उस पर खींचा गया स्पर्शक सतह द्वितीयक तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदान करता है। यह अग्र दिशा में संचरित होता है, संचरित होता है। यह क्या रहा? हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन का सिद्धांत। अब इसमें क्या आपको हाइगन के सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या सीखेंगे? प्रवर्तन अपवर्तन की व्याख्या, क्या लिखे? अब एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन की व्याख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देंगे ऐसे। क्या बनाएंगे बोलिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर दर्पण, प्रवर्तक सतह बना देंगे। प्रवर्तक सतह दर्पण बना दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है? पहले प्राइमरी वेव फ्रंट ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जनरली हम लोग प्लेनर वेव फ्रंट को ही ड्रॉ करते हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा एक ठो। इस पर एक रे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, रे और आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। रे देखिए यह कितना एंगल बना था? 90 डिग्री, 90 डिग्री। वेव फ्रंट यह हुआ, यह रे हुआ। नॉर्मल यहाँ पर खींचेंगे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींच दीजिएगा, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे जो ये एंगल बनाती है आई, तो यहाँ पर बोलो ये 90 हुआ पूरा 90 रे, और रे वेव फ्रंट के बीच 90 होता है, तो ये आई, तो ये 90 माइनस आई, तो बोलो कितना होगा? ये पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ ये 90 माइनस आई, तो आई हो जाएगा, यह आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानकर टी समय के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। कितने समय के बाद? टी समय के बाद। तो मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है, माना तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या सी है, तो दूरी कितना कवर करेगा टी समय के बाद? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल क्या है? सी, और समय क्या है? टी। तो दूरी कितना हुआ? डिस्टेंस सी टी। सी टी रेडियस लेकर हम लोग स्फीयर खींचेंगे, सी टी रेडियस लेकर यहाँ पर। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे, सी टी रेडियस लेकर स्फीयर खींचेंगे, स्फीयर। टेंजेंशियल सरफेस हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग यह टेंजेंशियल, यह आपको सीटी रेडियस लेकर यहाँ से यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे? आपको स्फीयर खींचेंगे।
स्फीयर, हमने खींचा स्फीयर, यह स्फीयर हमने खींचा। टेंजेंशियल सरफेस यहाँ से लिए, यहाँ से तो कितना हो जाएगा बोलिए, सी टी। ये भी कितना होगा, सी टी। ये रे आपको चली जाएगी, आगे तक बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से आपको ऐसे आगे तक बढ़ा दीजिएगा, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ आर हो गया तो ये आर हो जाएगा, ये आर तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, तो ये आर हो जाएगा, पूरा 90 बनाता है। सॉरी पूरा ये आर हो जाएगा, 90 माइनस आर, तो ये क्या होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल है आपको। चलिए तो इसको हमने क्या किया बोलिए, आई, ये आई हुआ, ये क्या हुआ, आर हो गया, ये नॉर्मल है आपका। अब चाहे तो एक और ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इसको ये इधर की ओर चला जाएगा। क्या किया, एम एन एक, देखो एम एन एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एक पहला एम ए व्याख्या है, एम ए ई प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो सिटी रेडियस लेकर ही हमने यह स्फीयर, यहाँ पर सिटी रेडियस लेकर ही हमने यह स्फीयर खींचा है ऐसे, ठीक है। यह टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, ई रे है तो सिटी रेडियस लेकर यह सिटी आपका यह, फिर यहाँ पर यह सिटी यह लेकर यह रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक सिटी ये होगा रिफ्लेक्ट हुआ है ना। तो इसका पहले कंस्ट्रक्शन को लिख देंगे, क्या लिखना पड़ेगा बोलिए, हियर एम ए और एन ए डैश है, एम, अब क्या कर देंगे इसको, अब इसी कंस्ट्रक्शन को पहले लिखना होगा प्रवर्तन की व्याख्या में। क्या लिखेंगे आपको, हियर एम एन इज द reflecting surface, reflecting surface, reflecting surface, MA is the primary wave front, primary wave front हो गया। टू ड्रॉ secondary wave front after time t, we take radius of CT where C is the speed of light, speed of light हो गया। We draw different spheres of radius CT, tangential surface NA dash is drawn which represents
represents secondary wavefront हो गया। हिंदी में पहले लिखना होगा। अब क्या लिखिए? माना कि Mn एक परावर्तक सतह है जिस पर Ma एक प्राथमिक तरंगाग्र है। T समय के बाद द्वितीयक तरंगाग्र की रचना के लिए CT त्रिज्या के भिन्न गोले की रचना की जाती है, जहां C प्रकाश की चाल है। हो गया? क्या लिखेंगे? उस पर खींचा गया स्पर्शक सतह Na डैश द्वितीयक तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदान करता है। लिख देना है इस बात को। फिगर हम लोग ऐसा ही नहीं बनाए थे। फिगर ऐसे मिरर लिए थे। क्या लिए थे? मिरर। इस पर एक प्राइमरी वेव फ्रंट Ma, सेकेंडरी वेव फ्रंट Na डैश, जिस पर दो आपको स्फीयर ऐसे, एक स्फीयर ऐसे खींचे थे, एक स्फीयर यहां से हमने मिला था A से। CT इसके आगे से ले लीजिएगा, CT रे जैसा होगा, एक यहां से खींचे हुए हैं, ये भी CT। इसको आगे से ले लीजिएगा ऐसे नॉर्मल, यहाँ पर इसके बताए थे, इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल है, ये I था, ये 90 माइनस तो ये I हो गया। उसी तरीक़ा से ये क्या है बोलिए? R, 90 माइनस R तो क्या होगा? R हो गया। ठीक है। एक और हम लोग क्या बीच में ड्रॉ कर लिए थे, ऐसे ड्रॉ कर लिए थे। तो ट्रायंगल क्या? MAN और MA डैश N। इन ट्रायंगल MAN एंड ट्रायंगल MA डैश N,
यहाँ पर कितना एंगल होता है 90, यहाँ भी कितना एंगल 90, तो क्या होगा एम ए एन एंगल एम ए एन इक्वल टू एंगल एम ए डैश एन इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। ये कितना है सी टी, ये भी सी टी, तो क्या लिखेंगे एम ए डैश, फिर बोले ए एन इक्वल टू सी टी, फिर एम एन एम ए डैश एम एन दोनों में है, तो एम एन इक्वल टू एम एन। तो क्या लिख देंगे इसमें, दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल क्या लिख दो एम ए एन कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम, ट्रायंगल क्या हो गया एम ए डैश एन, यानी एंगल ए एम एन बराबर हो जाएगा एंगल ए एम एन बराबर ए डैश एन एम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हो गया प्रूफ है। अब फिर क्या लिख देंगे नीचे, अब लिख देंगे आपको क्या लिख लेंगे 10 हाइगन प्रिंसिपल proofs angle of incidence is equal to angle of reflection incident wavefront reflected wavefront and normal lie in the same plane which explains law of reflection हो गया। हिंदी में क्या लिखेंगे, इस प्रकार हाइगन के सिद्धांत से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आपती तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जो परावर्तन
के नियम की व्याख्या करता है। हो गया। ये किसका व्याख्या रहा बोलो? ये परावर्तन का। अब एक तो किसका क्या पढ़ा जाए बोलिए? अपवर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या देखे बोलिए? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या। तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपवर्तक सतह बना देंगे, एम एन। इसमें एक वही आपका प्लेनर वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एम ए, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट c2, इसमें मीडियम μ1, इसमें मीडियम μ2। तो इसमें क्या लेंगे? टी समय के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करना है, तो टी समय के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो c1 दूरी कितना होगा? इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है? c1, तो c1t दूरी बार चाल, तो चाल क्या है? c1 और t समय, तो c1t लेकर हम लोग क्या करेंगे? स्फीयर ड्रॉ करेंगे। यहाँ कितना आपको? c1t का ये हमने ड्रॉ किया है स्फीयर ऐसे। फिर उस c2t लेकर हम लोग करेंगे, तो क्या कर देंगे? यहाँ पर एक खींच दीजिएगा पहले। कितना का खींचेंगे? यहाँ यह स्फीयर ऐसे c2t वाला, ic1t आगे बढ़ा दीजिएगा इससे। यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे आपको आ रही है c1t, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाता है, ये मीडियम चेंज होने पर क्या हो जाएगा आपका? चेंज। फिर उसी तरीक़ा से नॉर्मल खींचे, ये आई होगा, तो उसी तरीक़ा से ये भी आई हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्मल खींचे, नॉर्मल खींचे जाए तो ये आर होगा, तो 90 माइनस तो ये आर हो जाएगा। तो ये आपको बनाने की जरूरत, खाली यहाँ आर लिख दीजिएगा, यहाँ आई लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर ये करिए, और जैसे उसमें खींचे थे याद होगा यह, फिर वैसा ही इधर कर लीजिएगा। हम लोग क्या लेंगे? अब इसका लिख देंगे एम एन क्या है आपका? इसका पहले अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किए हैं, तो उसको थ्योरी को लिख देंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो क्या लिखिए? लिख देंगे हियर एम एन इज द refracting surface which separates two media of refractive indices μ1 and μ2, in which speed of light are c1 and c2। हो गया। एम ए इज द प्राइमरी वेव फ्रंट to draw
सेकेंडरी wave front after time t we draw two spheres of radius c1t and c2t. A tangential surface AN A-N is drawn which represents secondary wave front हो गया। हिंदिया में क्या लिखेंगे, बोलिए। माना कि एमएन एक अपवर्तक सतह है जो दो माध्यम μ1 एवं μ2 को एक दूसरे से अलग करता है, जिसमें प्रकाश की चाल C1 एवं C2 है। हो गया। अब क्या लिखेंगे, C1t एवं C2t त्रिज्या के दो गोले की रचना की जाती है। इस पर खींचा गया स्पर्शक सतह A-N द्वितीयक तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदान करता है। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, नीचे अब मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे। क्या आपका क्या बनाए थे, आपका mn, फिर से मत बनाइएगा आप लोग, एक बार बनाकर छोड़ दीजिएगा। ma
प्राथमिक तरंगाग्र C1t रेडियस लेकर खींचे थे, याद होगा। ये आपको स्फीयर C1t यहाँ से यहाँ तक, A से N तक। फिर यहाँ C2t टेंजेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ किए थे। कितना तक, C2t ऐसे ऐसे खींचे थे, याद होगा। ये ऐसे नॉर्मल है, ये आई है, यहाँ भी आई, नवी माइनस आई, ये आई हो जाता है। उसी प्रकार से ये एक नॉर्मल है, ये आर है, तो 90 माइनस आर, तो ये आर हो जाएगा। यहाँ से रे पहले बना चुके, एक बार बनाना है। इसमें क्या था, μ1, इसमें μ2, इसमें C1 C2, प्रूव करने के लिए बता रहे हैं आपको। तो क्या MAN इन ट्रायंगल MAN साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लंब यहाँ पर 90 है, यह लंब इधर आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, AN बाई MN। फिर इन ट्रायंगल किसमें, MA डैश, यहाँ A डैश, MA डैश N, MA डैश N साइन R इक्वल टू क्या होगा, ये लंब MA डैश बाई MN। फिगर मिटा सकते हैं। अब इसी को लेकर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्या इसको डिवाइड किया जाए, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू AN बाई MN बाई MA डैश बाई MN। MN से MN कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू AN बाई MA डैश। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू C1t IC2t। देखिए C1t IC2t, t से t कैंसिल हो गया। साइन I अपॉन साइन R, तो C1 बाई C2। तो किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल किसके बराबर होता है, बोलो, तो CA बाई म्यू, μ1 है पहला, CA बाई μ2 पहले पढ़ा चुके हैं। म्यू बराबर क्या होता है, CA बटा CM। तो CM बराबर CA बटा म्यू होता है। किसी मीडियम में प्रकाश की चाल बराबर CA बटा म्यू। तो CA से CA कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। ठीक है, यह क्या, कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ। तो इसी को अब लिख देना है। तो क्या नीचे लिख लेंगे, बोलिए, हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल प्रूफ्स स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, फिर क्या लिखेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट रेफ्रैक्टेड वेव फ्रंट and normal lie in the same plane
which explains laws of refraction, बस यहाँ तक लिख देना है। हिंदी में क्या लिखेंगे? हाइगन के सिद्धांत से स्नेल के नियम की व्याख्या होती है। इसमें आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं, जो अपवर्तन के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख जाएंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। अब हम लोग क्या आज पढ़े? हाइगन प्रिंसिपल क्या है और क्या, हाउ टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी हाइगन के सिद्धांत को लिखे और तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या कैसे करें। यह क्वेश्चन दोनों में से जरूर एक क्वेश्चन को रखा जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक्स। भगवान का नाम लेके